बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 24 और लेक्चर नंबर 5 है। टॉपिक होगा आज का हमारा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। लास्ट कुछ वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से जो चार्ल्स डार्विन है वो मुख्तलिफ आइसलैंड्स के ऊपर जाता है और वहाँ से वो मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स और एनिमल्स के जो स्पेसिमेंस हैं, जो सैम्पल्स हैं, उनको कलेक्ट करता है और फिर फॉसिल्स को भी वो स्टडी करता है और फिर वापस आने के बाद वो किस तरीके से अपनी एक थ्योरी पेश करता है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो आज हम उसी के कुछ एविडेंसेस पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे सबूत हैं जो कि एवोल्यूशन की थ्योरी को फेवर करते हैं, जो कि दूसरे साइंटिस्ट को कायल करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। तो पहला पॉइंट कि एवोल्यूशन लीव्स ऑब्जर्वेबल साइंस, कि जिस जिस जगह पे दुनिया के अंदर एवोल्यूशन हो वहाँ पे वो अपनी चंद निशानियाँ छोड़ के जाती है, जो चंद एक सबूत छोड़ के जाती है जिसको देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वाकई ही एवोल्यूशन हुई है। डार्विन ने जो थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये उसने एक बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पेश की थी। वो दो चीज़ों पे बेस करती थी क्योंकि डार्विन जो था उसने अपने पूरे सफ़र के दौरान ना सिर्फ दो चीज़ें देखी थी। एक तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ को स्टडी किया था कि मुख्तलिफ आइसलैंड्स पे रहने वाली जो स्पीशीज़ थी वो बाकी आइसलैंड्स से मुख्तलिफ थी। तो उसने एक तो इस बेस पे कहा कि एवोल्यूशन हुई है, यानी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़। इसको स्टडी करने के बाद वो कायल हो गया, उसको लगा कि ये एवोल्यूशन हुई है। और सेकंड पॉइंट, जब उसने साउथ अमेरिका के अंदर जाके वो फोसिल रिकॉर्ड को स्टडी किया तो फिर ये दो पॉइंट जो हैं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ एंड फोसिल रिकॉर्ड, इन दो पॉइंट से वो डार्विन जो था वो इस बात का कायल हो गया कि वाकई ही जो नई स्पीशीज़ हैं ये पहले से मौजूद जो ओल्ड स्पीशीज़ हैं, जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ हैं, उनके अंदर चेंजेस आने से होती है। इसके बाद डार्विन ने तो थ्योरी पेश कर दी, उसके बाद न्यू डार्विनिज़म आई और जैसे जैसे बायोलॉजी जो है वो आगे प्रोग्रेस होती गई बायोलॉजी के अंदर और नई नई जो डिस्कवरीज आती गई, उन्होंने ये जो एवोल्यूशनरी व्यू है लाइफ के हवाले से उनको फेवर किया। यानी वो भी आप कह लें कि एज एन एविडेंस के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कि वाकई ही इस दुनिया के अंदर जो है वो एवोल्यूशन हुई है, कि जो भी नई जो स्पीशीज़ आती है वो ऐसे लगता है कि वो पहले से जो मौजूद स्पीशीज़ थी उनके अंदर जो है वो चेंजेस आने से हुई है। चंद एक सबूत जिसकी बात हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे, उनमें बायोजियोग्राफी, फोसिल रिकॉर्ड, कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये चंद एक सबूत हैं। ये वो फील्ड्स हैं जिनके सबूत जो हैं वो इस बात को फेवर करते हैं कि वाकई ही इस दुनिया के अंदर जो नई स्पीशीज़ हैं वो अपनी एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ के अंदर होने वाली एवोल्यूशन से बनी हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिर्फ ये दो पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक बायोजियोग्राफी और एक फोसिल रिकॉर्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 3 पॉइंट्स हैं वो हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं बायोजियोग्राफी के हवाले से कि ये क्या है। बायोजियोग्राफी क्या है? इट इज़ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़। कि आप देखते होंगे कि इस दुनिया के अंदर हर किस्म का जानदार दुनिया में हर जगह मौजूद नहीं है। दुनिया के मखसूस इलाके ऐसे हैं जहाँ पे एक तरह के जानदार हैं तो दूसरी तरह के नहीं हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो फाना और फ्लोरा हैं, ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका के अंदर भी वही हो। जो अमेरिका के अंदर वो जो फाना और फ्लोरा हैं, जो प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हों। तो दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों के अंदर जो स्पीशीज़ हैं वो जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो कोई स्पीशी जो है वो दुनिया के एक मखसूस खित्ते में है तो दूसरे में नहीं है, तो जो स्पीशी दूसरे किसी खित्ते में है तो वो पहले वाले में नहीं है। तो इसको हम नाम देते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़, यानी बायोजियोग्राफी। तो जब मेंडल गया था तो पहला जो जजीरा उसने विज़िट किया वो साउथ अमेरिका था। तो साउथ अमेरिका के अंदर जब उसने मुख्तलिफ़ तरह के प्लांट और एनिमल्स के स्पेसिमेन को कलेक्ट किया तो उसने देखा कि वहाँ पे जो प्लांट और एनिमल्स हैं
वो वाकई ही जहाँ से वो आया था उधर के प्लांट और एनिमल से डिफरेंट है। तो वो पहली चीज़ जिसने डार्विन को इस बात पे कन्विंस किया है कि वाकई ही एवोल्यूशन हुई है, वो पहली चीज़ ये बायोजियोग्राफी थी। डार्विन जब साउथ अमेरिका या ये गैलापागोस आइसलैंड्स की तरफ जब उसने मूव किया, वहाँ पे उसने मुख्तलिफ़ तरह की एनिमल्स और प्लांट की स्पीशीज़ को जब स्टडी किया, तो उसमें बहुत सारी ऐसी प्लांट और एनिमल्स की स्पीशीज़ थी जो उन्हीं खित्तों की यानी उन्हीं आइसलैंड्स के लिए एंडेमिक थी। एंडेमिक उसे कहते हैं जो सिर्फ वहीं पे मौजूद थी, लेकिन वो जो उसके करीब करीब जो आइसलैंड थे उनके अंदर भी जो स्पीशीज़ थी वो उनसे क्लोजली रिलेटेड थी। ये काफ़ी डिटेल से मैं लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ कि आइसलैंड्स के अंदर जो गैलापागोस आइसलैंड थे, जब उधर उसने मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ को स्टडी किया तो उनमें बहुत सारी ऐसी थी जो सिर्फ और सिर्फ उसी इलाके से नेटिव थी, उसी इलाके में मौजूद थी, और काफ़ी सारी स्पीशीज़ ऐसी थी जो करीब करीब मौजूद जो आइसलैंड्स हैं उनकी स्पीशीज़ से मिलती जुलती थी। इसके बाद अगर हम बात करें एक स्पीशी है एनिमल की जिसको हम आर्मेडेलोस कहते हैं। ये साइज़ के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। इसके ऊपर एक शेल मौजूद होता है काफ़ी हार्ड सा, जो कि इसको प्रोटेक्शन फ्राहम करता है। तो इनको हम आर्म्ड मैमल्स का भी नाम देते हैं। तो इसकी तकरीबन 20 के करीब स्पीशीज़ हैं, और तकरीबन ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। तो आर्मीडेलोस ये वो वाहिद स्पीशी है, या आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी मैमल्स के ऐसे जानदार हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही खित्ते पे मौजूद होते हैं, जिनको हम अमेरिका का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो बायोजियोग्राफी का जो एवोल्यूशनरी व्यू था, उससे ऐसे लगता है, यानी बायोजियोग्राफी को स्टडी करने के बाद ऐसे लगता है कि ये जो अब मौजूद हैं, जो कंटेम्प्रेरी आर्मीडेलोस हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, वो पहले से जो मौजूद जो इसकी स्पीशीज़ थी उन्हीं के डिसेंडेंट हैं। यानी पहले वाले जो आर्मीडेलोस की स्पीशीज़ थी उनके अंदर अपने माहौल के मुताबिक जो है वो मॉडिफिकेशंस आई, चेंजेस आई, जिससे जो नए जो आर्मीडेलोस हैं, जो न्यू स्पीशीज़ हैं, वही ओरिजिनेट हुई हैं। फिर जब उसने चार्ल्स डार्विन ने जो है वो इनके फॉसिल रिकॉर्ड को स्टडी किया, तो उसने भी इस बात को जो है वो दुरुस्त साबित किया, क्योंकि इसका जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो भी मौजूद है, और उससे ये लगा कि ये जो आर्मीडेलोस हैं इसकी जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ हैं उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशनरी चेंजेस आई, जिनसे ये जो नई स्पीशीज़ हैं वो वजूद में आई। इसके बाद जो सेकंड एविडेंस है जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है फॉसिल रिकॉर्ड, के फॉसिल रिकॉर्ड से किस तरीके से लगता है कि एवोल्यूशन हुई है। तो वो कहता है कि जो भी जानदार इस दुनिया के अंदर मरता है वो इस ज़मीन के अंदर दफन हो जाता है। तो जो पहले मरता है वो नीचे की तरफ दफन होगा, जो बाद में मरता है उसकी जो लेयर है वो ऊपर बनेगी, फिर और बाद में बनने वाले लेयर। इस तरीके से जो एनिमल्स के फॉसिल्स हैं या प्लांट्स के फॉसिल्स हैं, ये इस दुनिया के अंदर इस तरीके से लेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो जिसकी लेयर ज़मीन में निचली तरफ होगी तो वो सबसे एंसेस्ट्रल होगा, सबसे पुराना होगा, और जो सबसे ऊपर लेयर होगी वो यानी रिसेंटली जो है वो इस दुनिया के अंदर जो है वो इस दुनिया से रुखसत हुआ होगा। तो वो कहता है कि ये जो फॉसिल्स की सक्सेशन है, ये जो तरतीब है, ये भी एवोल्यूशन का एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आप कह सकते हैं इसको। तो फॉसिल रिकॉर्ड क्या है? ये विजुअल रिकॉर्ड देती है एक एवोल्यूशन, यानी स्पीशीज़ की एवोल्यूशन के लिए ये विजुअल रिकॉर्ड है। यानी इसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वाकई ही जो स्पीशीज़ हैं वो इस दुनिया के अंदर उनके अंदर एवोल्यूशन आई है, उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता माहौल के मुताबिक जो है वो चेंजेस आई, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर प्रिजर्व फार्म में मौजूद होते हैं। ये जानदारों के बकिया जात मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट लेयर्स में मौजूद होते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि इससे पहले जो स्पीशीज़ थी उनके बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह था, इसके बाद वाली स्पीशीज़ का बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके से था। तो वो जो पहले वाली स्पीशीज़ हैं उनके बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत जो चेंजेस आती हैं, उससे फिर नई स्पीशीज़ फिर चेंजेस आती हैं, फिर उससे नई स्पीशीज़ जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। अगर हम बात करें तो जो मुख्तलिफ़ फील्ड्स
के नॉलेज से, यानी ये बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी के नॉलेज से जो आज तक हमें पता चला है वो यही है कि प्रोकैरियोट्स ही सब के एंसेस्टर्स हैं। तो हम लोगों ने ये 2 लेक्चर्स पहले हम लोगों ने एक टॉपिक भी पढ़ा था, एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, कि प्रोकैरियोट्स ही सब के एंसेस्टर थे और उसके बाद यूकैरियोटिक जो जानदार हैं वो बने। तो अगर हम फोसिल्स की बात करें तो जो ओल्डेस्ट नोन फोसिल्स हैं वो भी प्रोकैरियोट्स के हैं। जो सबसे पुराने, जो ज़मीन के अंदर सबसे निचली तह पे मौजूद हैं, वो भी प्रोकैरियोट्स के फोसिल्स हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये जो बैक्टीरिया हैं आज के इस दुनिया के अंदर, जो बैक्टीरिया हैं ये यूकैरियोटिक लाइफ से पहले के हैं। यानी बैक्टीरिया ही जो हैं वो जो कि प्रोकैरियोट्स हैं, जो यूकैरियोटिक जो जानदार हैं उनसे पहले इस दुनिया में मौजूद थे। इसके अलावा ये तो हो गई ओवरऑल फोसिल्स के हवाले से बात। अगर हम वर्टिब्रेट के फोसिल्स को डिस्कस करें तो उसमें भी एक जो आप कह लें कि एक तरतीब है, एक सीक्वेंस मौजूद है। तो सबसे पहले जो फोसिल्स निचली तह में मिलते हैं वो फिशेस के हैं, फिर एम्फीबियंस के, फिर रेप्टाइल के, फिर मैमल्स के और फिर बर्ड्स के। तो फिशेस के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आई तो वो फिर एम्फीबियंस बन गए, फिर इनके अंदर चेंजेस आने से रेप्टाइल से मैमल और फिर बर्ड्स बने। तो ये भी जो एक सीक्वेंस है कि पहले तमाम के तमाम जो जानदार थे, वो जो वर्टिब्रेट थे वो फिशेस थी और वो पानी में रहते थे। फिर उन्होंने खुश्की के मुताबिक थोड़ी सी अडाप्टेशन की तो वो एम्फीबियंस बन गए, फिर मुकम्मल खुश्की वाले रेप्टाइल्स बन गए और फिर उनसे मैमल्स और बर्ड्स जो हैं वो इवाल्व हुए। तो ये भी एक जो ये इनके जो फोसिल्स की तरतीब है ये भी एक आप कह सकते हैं कि एवोल्यूशन की ही एक एग्जांपल है। इसके बाद बात करते हैं, आपकी बुक के अंदर एक जो बॉक्स है उसके अंदर ये फोसिल्स के हवाले से थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये फोसिल्स होते क्या हैं। वो कहते हैं फोसिल्स आर द एक्चुअल रिमेन्स आर ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड इन एंशिएंट जियोलॉजिकल टाइम्स, कि वो जानदार जो पहले जो पुराने दौर में जो इस दुनिया में रहते थे, उनके मरने के बाद जो ज़मीन के अंदर उनके जो थोड़ी सी ट्रेसेस में जो आप कह लें बॉडी पार्ट्स कह लें या जो डेड रिमेन्स मौजूद हैं, हम इनको नाम देते हैं फोसिल्स का। तो ये जो फोसिल्स हैं ये सैंड के अंदर भी एम्बेडेड हो सकते हैं, रिजन के अंदर भी और आइस वगैरह के अंदर भी जो हैं वो आप कह सकते हैं कि जब जानदार मरते हैं तो वो इन तीनों में से किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो धंस सकते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि जो एनिमल डेड होता है या जो प्लांट डेड होता है उसके जो टिश्यूज़ हैं वो सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट की मिनरल्स में चेंज हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो फोसिल्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मौजूद होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स उसे कहते हैं जो कि मिनरल्स की या ऑर्गेनिक मैटर की बार बार जो डेपोजिशन है, बार बार ज़मीन के अंदर जमा हो जाने की वजह से जो चट्टानें बन जाती हैं, इनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो फोसिल्स हैं वो इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स में देखे जाते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसके अंदर हमने 2 तरह के एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन को डिस्कस किया, एक बायोजियोग्राफी, एक फॉसिल रिकॉर्ड। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।